Today we will start a new unit, that is Unit 4, The World of the Living, Chapter number 7, Green Plants. We will be taking this chapter very slowly, so you all please complete your notebook and all the pending work. Your notebook should be completed till Chapter 6, Soil. Most of the plants have green leaves. A leaf is green in color due to the presence of a green pigment called chlorophyll. The green leaves make food for the plant. Let us learn about the parts of a leaf. ज़्यादातर पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, आप सबने देखा होगा। और जो ये हरा कलर है पत्तों में क्यों होता है? एक पिगमेंट के कारण होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इस हरे पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है, जो कि पेड़ के पत्तों को एक ग्रीन कलर देता है। और जो ग्रीन पत्ते होते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं, वो प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। और फूड बनाने के बाद प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अब हम लोग लीफ के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। Parts of a leaf. The different parts of a leaf are stalk, leaf blade, main vein, and side veins. Stalk. Leaf is attached to the stem with the help of a stalk or petiole. प्लांट्स में स्टेम से जो लीफ जुड़ा रहता है जिस पार्ट से, उस पार्ट को स्टॉक या फिर पिटियोल बोलते हैं। लीफ ब्लेड. द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना. इट हेल्प्स अ लीफ टू ट्रैप द सनलाइट. जो लीफ ब्लेड होता है वो एक फ्लैट पार्ट होता है लीफ का। जो लीफ होता है उसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड या तो फिर लैमिना। और वो क्या करता है? वो लीफ को सनलाइट ट्रैप करने में, सनलाइट को खींचने में, स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। मेन वेन और मिड रिब रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ अ लीफ. लीफ में आपने देखा होगा बीच में एक पतली सी लाइन टाइप की होती है और उसमें से और बहुत सारी लाइंस निकली रहती है। तो उस मिड वाले जो लाइन को हम कहते हैं मेन वेन, मतलब कि नस। वो लीफ का नस होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में नर्व्स होते हैं वैसे ही नर्व होता है वो लीफ का। साइड वेन. A number of side veins arise from the main vein. These veins help to transport water, minerals and prepared food from the leaf. जैसे कि मैंने अभी बताया, मेन वेन से और भी बहुत सारी जो पतली पतली नर्व्स निकली रहती है और वेन्स निकली रहती है, उन्हें कहते हैं साइड वेन। और ये जो साइड वेन रहती है वो किस लिए काम आती है? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। क्या चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में? वाटर्स, मिनरल्स और जो खाना प्रिपेयर करते हैं लीव्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है साइड वेन। So here in this figure you can see all the main parts of the leaf we just studied. That is lamina, means leaf blade, that is the flattened part of the leaf. Petiole, that is leaf stalk, which attaches to the stem, and the main vein or the midrib, which is the main part of the leaf, the middle part, that is the main vein, and the side veins, which helps in the transportation of minerals, water, and prepared food. Functions of leaves. Leaves make food for the plants, so they are called kitchen or food factories of the plant. Leaves help plant breathe through stomata. Leaves give shape and color to the plant. सो लीव्स जो होते हैं वो प्लांट्स में खाना बनाते हैं, इसीलिए उनको प्लांट्स का किचन या फिर फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है लीव्स को। और क्या होता है, लीव्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं प्लांट्स को? लीव्स प्लांट्स को सांस लेने में, ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स दैट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ और एक्सचेंज गैसेस. And through stomata only, the process of transpiration also takes place. What is the process of transpiration? The excess amount of water from the plants leave the plants through stomata in the form of water vapor. That process is known as transpiration. And lastly, leaves जो होते हैं plants को एक shape देते हैं और color देते हैं। और leaves का color green क्यों होता है? Leaves का color green इसलिए होता है क्योंकि leaves में एक green pigment present होता है जिसका नाम है chlorophyll. Stomata. The lower surface of a leaf has many tiny pores. These tiny pores are called stomata. The singular form of stomata is stoma. A leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen and excess water vapor through stomata. तो stomata क्या होता है? stomata tiny pores होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो होते हैं वो गड्ढे होते हैं लीफ के लोअर सरफेस में, लीफ के नीचे तरफ जो होते हैं stomata प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं अपने और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। और जो एक्सेस वाटर वेपर जो है प्लांट्स में, वो भी stomata के थ्रू एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट में। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? प्लांट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, सो वी शुड ऑलवेज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड वी शुड नॉट कट ट्रीज एंड प्लांट्स. So now I'm attaching a video for your better understanding of parts of leaf and the function of leaves. Please watch it carefully and listen to it carefully. A leaf is made up of different parts. These are the leaf blade, petiole, midrib, veins, and stomata. Let us learn about each of them one by one. The flat and broad part of the leaf is called the leaf blade. The leaf blade is attached to the stem of the plant through a tiny stalk called the petiole. The petiole takes the water from the stem to the leaf blade. A thick line runs the center of a leaf towards its tip. This is the central vein, also known as the midrib. There are numerous tiny lines that run throughout the leaf. They are called veins. All these veins, along with the midrib, provide shape and support to a leaf. They also carry water to the different parts of a leaf. A number of tiny openings are present on the surface of a leaf. These tiny openings are called stomata. They help a leaf to exchange gases. They take carbon dioxide gas from the air and release oxygen. Photosynthesis, the process by which green leaves make food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल हेल्प करते हैं प्लांट्स को, ग्रीन लीव्स को, उनके खाना बनाने में। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हाउ लीव्स मेक फूड. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू द लीव्स थ्रू स्टेम. लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा एंड एब्जॉर्ब सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. They use sunlight to put water and carbon dioxide together to make food. This plant food is simple sugar called glucose. When food is prepared, it is taken by the veins and the stem to all parts of the plants. Oxygen is given through stomata. जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और उनको स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट्स में सेंड करते हैं। स्टेम के थ्रू लीव्स में सारी चीज़ों को पहुंचाते हैं। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है।
जो प्लांट होता है सनलाइट को यूज करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ रखने में, जो कि हेल्प करता है प्लांट्स को अपना खाना यानी कि फूड बनाने में। ये जो प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है उसको हम सिंपल शुगर बोलते हैं, जो कि कहलाता है ग्लूकोज। जब भी प्लांट्स में फूड या फिर खाना बनता है वो वेन्स और स्टेम के थ्रू प्लांट्स के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। और जो प्लांट्स में ऑक्सीजन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है प्लांट से। दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स एंड the carbon dioxide and the sunlight is absorbed through leaves with the help of chlorophyll, and after the process of photosynthesis oxygen and sugars, that mean the starch is given out through the process of photosynthesis. Oxygen and sugar are given out after the process of photosynthesis. So this is the process of photosynthesis in which the plant uses sunlight, carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll for the process of photosynthesis and gives out glucose, that is sugar, and oxygen. How plants use their food? Plants burn their prepared food to produce energy, and they use it for their growth and repairing damaged cells and tissues. प्लांट्स जो होते हैं, जो खाना होता है, उनको जलाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो उनके डैमेज्ड पार्ट्स हैं और जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनको वापस से बनाने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए प्लांट्स ये जो फूड है उसको यूज करते हैं। दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च in their different parts like leaves, roots, fruits, stem or flower. We eat these parts of the plants as food. जो प्लांट्स होते हैं अपने खाने को फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च के फॉर्म में सेव करते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि हो गया पत्ते या फिर रूट्स जो कि फल हो गए, या तो फिर स्टेम या फिर फूल। इन सब पार्ट्स में जो प्लांट होता है अपने फूड को स्टोर करता है, और यही सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। हम जो ह्यूमंस होते हैं एज अ फूड प्लांट्स के ये सारे पार्ट्स को, जैसे कि लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम और फ्लावर, इनको एज अ फूड के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। We will perform an activity. The activity is test for starch. We all know that plants produce their own food and they store their food in the form of starch. So today we will perform an activity for the test for starch in certain food. Dissolve a pinch of starch in hot water. Cool the solution. Take a few drops of this solution in a dish. Add 1 drop of iodine solution to it. What changes do you see? The solution turns blue-black. It is because iodine gives blue-black color with starch. No other substance gives this result. So what this activity says, it says take starch powder. Starch powder is available in the market, and dissolve it in hot water. Then let the solution cool down and add few drops of iodine solution in that starch solution. What you will see? You will observe that the solution will turn blue-black. Why the solution turned blue-black? Because iodine solution reacts with the starch and gives this color blue-black. No other substance gives this result. जब स्टार्च को आप गर्म पानी में मिलाओगे और सॉल्यूशन को, उसमें आप फिर आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालोगे, तो वो जो सॉल्यूशन है पूरा वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ आई विल बी अटैचिंग अ वीडियो for your better understanding of this activity. In the activity, what we will do, we will take food that contains starch. For example, we all know that potato contains starch, and we also know that rice also contains starch, and we will take those food also which do not contain starch, and we will add iodine solution to it, and then we will observe what is happening to the food that contains starch and to the food that does not contain starch. अभी मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ जिसमें कि हम टेस्ट फॉर स्टार्च करेंगे, लेकिन जिस मेथड में हमारे बुक में दिया हुआ है वैसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट। उसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे फूड आइटम्स लेंगे जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमें पता है पोटैटो में प्रेजेंट होता है, यानी आलू और चावल में प्रेजेंट होता है। और हम ऐसे भी फूड आइटम्स लेंगे जिसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि शुगर हो गया और सॉल्ट हो गया, उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद इन चारों जो फूड आइटम्स में हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। तो इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जिस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, जैसे कि पोटैटो और राइस, वो दोनों ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो फूड आइटम्स है जैसे कि शुगर और सॉल्ट हो गए, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो सॉल्यूशन वैसा का वैसा कलर का रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है स्टार्च के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और ब्लू ब्लैक कलर देता है, और जिस चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। So now let's see the video and understand this activity. An important constituent of our daily food are carbohydrates, which we consume in the form of starch. Starch is a high-calorie food that converts to sugar during digestion. Starch is also produced by all green plants as an energy store. Today we will conduct an experiment to test the presence of starch in potato, rice, sugar, and salt. For this, we will need iodine solution, which is yellow-brown in color. Note the change in the color of iodine as it is put on the rice and potato. Both turn the iodine blue-black. Put some iodine on the sugar cubes. The color does not change. Salt too does not change its color. This proves that sugar and salt do not contain starch.
while the starch in rice and potato reacts with iodine to form a blue-black compound. Now, the reaction is because the blue-black color is basically the formation of polyiodide chains from the reaction of starch and iodine. This activity is to show that green leaves contain starch, and the method we will be following is take a green leaf from a plant. To see any change in color, first you have to remove the color of the leaf. You can do it by boiling the leaf first in water and then in alcohol. The process of removing the green color of the leaf is called bleaching. After bleaching, wash the leaf in cold water. Now pour a few drops of iodine solution on the leaf. The color of the leaf changes to blue-black. The conclusion of this activity is that leaf contains starch because the leaf turned blue-black. This shows that the leaf contains starch because only starch gives blue-black color with iodine solution. पहले हमें एक पेड़ का हरा पत्ता लेना है और पत्ते में कोई कलर में चेंज आता है कि नहीं वो देखने के लिए पहले हमें जो लीफ है उससे उसका ग्रीन कलर मतलब कलर रिमूव करना पड़ेगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? पहले हमें इस ग्रीन लीफ को वाटर में बॉईल करना है और उसके बाद अल्कोहल में बॉईल करना है। और जब ये ग्रीन कलर उस लीफ से हट जाता है, इस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहते हैं। द रिमूवल ऑफ ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग। Note that do not heat alcohol directly over fire. You should always use a test tube and then heat it in water bath. ग्रीन लीफ से कलर रिमूव करने के बाद यानी ब्लीचिंग प्रोसेस के बाद हमें उस पत्ते को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और उसके बाद उस पत्ते में हमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस होते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो लीफ का कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि जो पत्ता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टार्च ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। You can refer to this image for the steps in the activity. The first step is leaf in boiling water. Take a beaker with water and put the green leaf in it and put the water to boil. And the second step is leaf in boiling alcohol. Note that you should never directly heat the alcohol. So take a test tube in which there is alcohol and then put the leaf in the test tube and then put the test tube in the water bath. That means the beaker containing water, that is the water bath. The third step is leaf in cold water. Put the decolorized leaf in the cold water. You will notice that the color of the leaf has changed and it has decolorized itself. The last step is starch test with iodine solution. Now put iodine solution in that leaf and note the color change. You will see where there is presence of starch, it will turn blue-black, and where there is no starch, there won't be any change in the color of the leaf. So here, why are we boiling the leaf firstly in boiling water and then in boiling alcohol? Doing this, the cell membrane will get disrupted, means it will break down, and the cell wall of the cell will soften, which will allow the iodine solution to enter the cell and react with starch. We all know that plants store their food, excess food, in the form of starch in their cell. So that's why we are doing this. We are also doing this so the chlorophyll present in the leaves dissolves in the alcohol. So this will allow us to differentiate the color change in the leaves after we put iodine solution on the leaves. Now I will be attaching a video of this activity being performed. Please watch it carefully and observe. Do you know that leaves of plants produce glucose through photosynthesis? The excess glucose is then converted into starch, which is the reserved food material in plants. Let us do a small experiment to test the presence of starch in leaves. We need a leaf, boiling water, alcohol, iodine solution, test tube, spirit lamp. Take a leaf from a plant that has been exposed to sunlight for several hours. Place the leaf in boiling water. This will kill the leaf, disrupt the cell membrane, and soften the cell walls, allowing the iodine to enter the cells and react. Now put the leaf in a test tube and cover it with alcohol. Keep the test tube in the boiling water. The chlorophyll slowly dissolves into the alcohol. Note that alcohol turns green. Removal of chlorophyll will help us observe the color change of iodine clearly. Place the bleached leaf in a petri dish. Pour iodine solution over it. Note the color of the leaf. It changes to dark green. This is because iodine combines with starch present in the leaf and forms a violet-colored complex. This shows that starch is present in leaves. Now cover a leaf with a black paper for a couple of days and do the same test. See if it still has starch. This activity is to show that sunlight is necessary for photosynthesis. Take a healthy potted plant and keep it in a dark room for 24 hours. Since the leaves do not receive sunlight, they are unable to prepare food.
इस एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूफ होगा कि जो सनलाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट लेना है जो कि एक पॉट में हो और उसको 24 घंटे के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देना है। 24 घंटे तक उस प्लांट को अंधेरे कमरे में रखने से उनको सनलाइट रिसीव नहीं होगा, जिसके कारण जो लीव्स है प्लांट के वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विथ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर एंड पुट द प्लांट इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। 24 घंटे एक डार्क रूम में रखने के बाद उस प्लांट के एक लीफ को हमें ब्लैक पेपर से कवर करना है, मतलब एक स्ट्रिप के पार्ट में ऐसे कवर करना है लीफ को, और फिर उसे कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख देना है। नाउ प्लग द कवर्ड लीफ एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप। अब उस लीफ को जिसको हमने कवर किया था उसको हमें तोड़ना है और जो ब्लैक स्ट्रिप लगा था उसे रिमूव करना है। इस लीफ को वापस से हमें ब्लीच करना है, मतलब लीफ को पहले हम बॉयल करेंगे पानी में और फिर अल्कोहल में, और उसके बाद उस लीफ को ठंडे पानी में फिर से वॉश करेंगे। Bleach the leaf by boiling it first in water and then in alcohol. Now wash the leaf in cold water again. Add a few drops of iodine to it. The covered portion of the leaf does not become blue-black, while the uncovered portion turns blue-black. Conclusion of this activity is sunlight is necessary for photosynthesis. उस लीफ को पहले बॉयल करना है पानी में, देन अल्कोहल में, और फिर वापस ठंडे पानी में उसको वॉश करना है। उसके बाद हमें उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालना है। तो इसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि जो कवर्ड पार्ट था लीफ का वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगा, और जो कि अनकवर्ड पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, पहले एक प्लांट को हमने सनलाइट के बगैर रखा 24 घंटे, जिससे कि क्या हुआ, उसको सनलाइट नहीं मिला तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाया अपना। उसके बाद उसी प्लांट के एक लीफ को हमने हल्का सा ब्लैक एक स्ट्रिप के पार्ट में उसको कवर कर दिया, एक लीफ को, मतलब थोड़ा सा पार्ट एक्सपोज्ड था लीफ का और कुछ पार्ट कवर्ड था, और उस प्लांट को फिर हमने कुछ टाइम के लिए सनलाइट प्रोवाइड किया। और उसके बाद फिर हमने उस लीफ को प्लग करके प्लांट से ब्लीच किया, उसके बाद फिर पहले पानी में बॉयल किया, फिर अल्कोहल में, और फिर वाटर में ठंडे पानी से वापस से धोया, और फिर उस लीफ में हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाला। तो उससे क्या हुआ, जो कवर्ड पोर्शन था, यानी कि जो पोर्शन ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड था वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले भी डार्क रूम में था, वहां भी उसको सनलाइट नहीं मिला, और जब हमने बाहर भी निकाला तो उस पोर्शन को हमने एक ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया तो उसे तब भी सनलाइट नहीं मिला। इसीलिए उस पार्ट का उस लीफ का जो पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाया, और जो बाकी जो एक्सपोज्ड पार्ट था लीफ का उसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट प्रोवाइड हुआ। तो उसीलिए जो लीफ उस पार्ट जो एक्सपोज्ड पार्ट था लीव्स के, उन्होंने क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लिया अपना, तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था, तो इसीलिए वो पार्ट जो था, जो अनकवर्ड पोर्शन था लीफ का, वो ब्लू ब्लैक टर्न हो गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So here is the representation of this activity through pictures, and the first step of the activity has not been given in the image. So the first step was to take a potted plant, healthy potted plant, and keep it in a dark room for 24 hours. This is the first step, and next the second step is, here you can see in the image, potted plant with one leaf partly covered with aluminum foil or a black strip and kept in sunlight. This was the second step, and then the third step was chlorophyll being removed from green leaves by boiling in alcohol. So this is the bleaching process. And then chlorophyll removed from the leaf. This is the decolorized leaf. And the last step was to put iodine solution over the decolorized leaf. And what we observed, that the part which was covered with a black strip or the aluminum foil did not turn blue black, but the exposed part which was getting sunlight, that turned blue black. This shows the presence of starch in it. That means when sunlight was provided, the plant was able to perform the process of photosynthesis, so there is presence of starch. And in the portion which was covered with the black strip, there was no sunlight provided to that part, so that's why there was no starch present, because that part was not able to perform the process of photosynthesis. Now I will be attaching one video of this activity being performed for your better understanding. Please watch it carefully and learn. To show that sunlight is necessary for photosynthesis. Materials required: healthy potted plant, watch glass, test tube, 2 beakers with water, iodine solution, alcohol, black papers, Bunsen burner, forceps, tripod stand with wire gauge, and dropper. Process: take a healthy potted plant and keep it in dark room for 24 hours. After 24 hours, cover one of its leaves on the upper and lower sides with black paper pieces. Put the plant in sunlight for 3 to 4 hours. After 3 to 4 hours, pluck this leaf and remove black paper pieces from it. Now boil this leaf in water to kill it. After boiling in water, again boil it in alcohol.
Then wash the leaf in cold water and place it in a watch glass. Now pour some drops of iodine solution over it. Observation. The leaf which has been exposed to sunlight will turn blue. There is no change of color in the remaining part. Conclusion. This shows that sunlight is necessary for photosynthesis. Activity is to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Take a plant with variegated, that is partly green and partly white leaves. Keep it in sunlight for 2 to 3 hours. Pluck a leaf from this plant. हमें एक प्लांट लेना है जिसका कि पत्ते जो हो जो कुछ हरे हो कुछ सफ़ेद हो, जैसे अलग अलग कलर्स के होते हैं ना, वैसे टाइप का एक लीफ लेना है. ऐसे टाइप का एक प्लांट लेना है और उस प्लांट को हमें 2 से 3 घंटे सनलाइट में यानी धूप में रखना है और उसके बाद उस पेड़ में से मतलब उस पौधे में से हमें एक पत्ता तोड़ना है. Draw the outline of the leaf on a white sheet of paper, marking its green and non-green areas very distinctly. जो पत्ता हमने तोड़ा उसे हमें एक वाइट पेपर पे रखना है और उस पत्ते का आउटलाइन हमें ड्रॉ करना है और फिर हमें ये देखना है, ये मार्क करना है उस पत्ते में कि ग्रीन पार्ट्स कहाँ पे हैं और जो नॉन ग्रीन एरियाज है वो कहाँ पे हैं. डू द स्टार्च टेस्ट ऑन द लीफ. द वाइट पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक वाइल द ग्रीन पार्ट बिकम्स ब्लू ब्लैक. हमें उस लीफ के ऊपर स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करना है. वो कैसे करते हैं? हम आयोडीन सोल्यूशन लेके उस लीफ के ऊपर हमें डालना है और फिर उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाइट पार्ट है, जो लीफ के जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन जो ग्रीन पार्ट थे उस लीफ के वो सारे ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गए. ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो उस जगह के लीफ के उस जगह ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया तो स्टार्च बना और फिर वो जो आयोडीन है उसके साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक टर्न हो गया. लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट था, जो वाइट पार्ट था उस लीफ का, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाया, तो इसीलिए स्टार्च नहीं था, तो वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ. So this activity proves that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Here is the image of this activity being performed. So here you can see a variegated leaf. Before the starch test, you can see the yellow areas of the leaf and the green areas of the leaf. And after the starch test, you can see that only the green areas turned blue-black after the starch test, and the yellow areas remained unaffected by the starch test. So this shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Now I will be attaching a video of this activity being performed for your better understanding. Please watch the activity carefully and learn from it and understand the activity. To show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Materials required: Coleus plant, watch glass, test tube, 2 beakers with water, iodine solution, alcohol, white paper, Bunsen burner, forceps, tripod stand with wire gauge, and dropper. Process. Pluck a coleus leaf from plant. Coleus leaf contains both green and non-green areas. Transfer the leaf on a white sheet of paper and draw its outline. Mark the green and non-green areas carefully on it. Now boil this leaf in water to kill it. After boiling in water, again boil it in alcohol. The purpose of boiling leaf in alcohol is that it dissolves greenish part, that is chlorophyll. Then wash the leaf in cold water and place it in a watch glass. Now pour some drops of iodine solution over it. Compare the leaf with the drawing you had made. Observation. Only those areas of the leaf become blue which were marked as green. Conclusion. This shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Some unusual plants. We have just learned that plants make their food in green leaves, but there are some plants that do not have leaves and some others that do not have green leaves. How do they make their food? जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने ग्रीन लीव्स में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके लीव्स ही नहीं होते और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास लीव्स तो होते हैं लेकिन वो ग्रीन कलर के नहीं होते. तो फिर वो सारे प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? A cactus plant does not have leaves. It has spines. It has thick and fleshy green stem. It makes its food in its fleshy stem by the process of photosynthesis. कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिनके कोई लीव्स नहीं होते, उनके क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं. आपने देखा होगा कैक्टस में कांटे होते हैं, वो स्पाइंस होते हैं. ठीक है, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? और जो कैक्टस है उनके पास क्या होता है? वो मोटे एकदम फ्लैशी ग्रीन स्टेम होते हैं. तो जो कैक्टस प्लांट है वो अपना खाना जो है अपने फ्लैशी स्टेम में बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैक्टस में लीव्स क्यों नहीं होते? क्योंकि कैक्टस जो प्लांट है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और डेजर्ट में क्या होता है? वहाँ पे पानी की कमी होती है, इसीलिए कैक्टस प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है. अगर लीफ रहेगा तो उस प्लांट से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होकर वाटर लॉस हो जाएगा, इसी कारण से कैक्टस अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और जो लीफ होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए रहते हैं. इसीलिए कैक्टस के पास लीव्स नहीं होते हैं, तो वो अपना खाना जो है वो फ्लैशी स्टेम में प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The leaves of some plants like croton have chlorophyll, but they appear dark red in color. This is because the red pigment present in them hides the green color of the chlorophyll.
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो डार्क रेड कलर के दिखते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े व्हाइट, येलोइश, रेड, ग्रीन सब मिक्स टाइप का कलर रहता है। तो ऐसा ही एक प्लांट है क्रॉटन। तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन उनका जो लीफ है वो डार्क रेड कलर का दिखता है। वो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि जो लीव्स में एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके कारण वो रेड दिखता है, और वही रेड पिगमेंट जो है वो ग्रीन क्लोरोफिल को हाइड कर देता है। तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपने लिए खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। Dodder, amarbeil, is a parasitic plant. It is found hanging over other plants. It cannot make its own food and uses the food made by the host green plant. डोडर, जिसे कि हम अमरबेल भी कहते हैं, वो एक पैरासिटिक प्लांट है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन, अपने खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डोडर भी एक ऐसा ही पैरासिटिक प्लांट है। ये प्लांट जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर झूलता हुआ पाया जाता है। और डोडर जो प्लांट है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसीलिए ये ऐसे प्लांट्स के ऊपर जो झूले रहते हैं, वो जिस प्लांट में झूल रहे हैं उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट कहते हैं। तो वो उस होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड सक करते हैं, लेते हैं। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, जो कि खुद नहीं खाना प्रिपेयर कर सकते, लेकिन दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। Here you can see cactus, croton plant and deodar, that is amarbeil. Energy flow in organisms. The sun is the main source of energy on the earth. Plants use sunlight along with water and carbon dioxide to make food. Plants are eaten by herbivores like deer, cows and buffaloes. These herbivores are eaten as food by carnivores like lions and tigers. This flow of energy in the form of food from one organism to another is called food chain. A food chain starts from a producer, that is a plant. ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है हम ये पढ़ेंगे अब। हम सबको पता है कि अर्थ में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। सन से हमें एनर्जी मिलती है। कैसे? प्लांट्स जो है सनलाइट को यूज़ करते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना खाना बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फिर इन्हीं प्लांट्स को जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। वो इन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हो गया डियर और काउस, बफेलोज। और फिर इन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं अपना फूड के तौर पे, जैसे कि हो गए कार्निवोर्स कौन हो गए? लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए। वो किनको खाते हैं? डियर्स को, काउस को, बफेलोस को। तो इस तरह से जो एनर्जी है इस अर्थ में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो होते रहता है, कि जैसे कि प्लांट ने सन से एनर्जी लिया और अपना खाना प्रिपेयर किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फिर उस प्लांट को हर्बीवोर्स ने खाया, जैसे कि डियर्स, काउस, बफेलोस हो गए। और फिर इन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, जो कि लॉयंस एंड टाइगर्स हो गए। तो ये एनर्जी फ्लो हो रहा है, पहले कि सन से प्लांट में आया, प्लांट से फिर हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से फिर कार्निवोर्स में। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम फूड चेन कहते हैं। और जो सबसे फूड चेन का स्टार्टिंग होता है वो एक प्रोड्यूसर से होता है। और जो प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स प्लांट होते हैं और फूड चेन वहीं से स्टार्ट होता है। Interdependence of plants and animals. Plants and animals depend on one another for their survival. Plants give food to eat and oxygen to breathe to the animals. Animals breathe out carbon dioxide that is used by the plants to make food. This is how plants and animals depend on one another. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स एनिमल्स को। और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स निर्भर करते हैं सर्वाइव करने के लिए इस नेचर में। तो इस तरह से दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। Interdependence between plants and animals. Plants and animals depend on each other. Animals need food for energy and oxygen to breathe. Plants provide this food and oxygen. Plants need carbon dioxide for photosynthesis. Animals give plants this carbon dioxide by breathing out. Balance in nature. A balance between the number of plants and animals is necessary in nature. What will happen if the number of animals increase suddenly? It will be difficult for plants to supply enough food and oxygen to all the animals. Similarly, if there is a sudden increase in the number of plants, animals may not be able to supply enough carbon dioxide to the plants for the process of photosynthesis. नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स के बिटवीन बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अचानक से एनिमल्स का जो नंबर है एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या होगा? प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को इनफ फूड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर अचानक से नेचर में प्लांट्स का जो है इंक्रीज हो जाता है नंबर, तो क्या होगा? जो एनिमल्स हैं वो इनफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सप्लाई कर पाएंगे प्लांट्स को उनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए और खाना बनाने के लिए। इसी कारण से नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का बैलेंस में रहना नेचर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। What will happen if the number of either plants or animals decrease suddenly? It will disturb the balance in nature. To maintain this balance, we need to protect both plants and animals. Just like I told you earlier, both are very important for the nature, plants and animals. So this balance need to be maintained in nature for the benefit of both the species. अगर अचानक से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, कोई एक भी डिक्रीज होगा, तो जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों को प्रोटेक्ट करना है, प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करना है और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो नेचर का बैलेंस है वो बना रहे। और जो दोनों स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अच्छे से सर्वाइव कर पाए नेचर में एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है। तो दोनों अगर प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो नेचर का बैलेंस बना रहेगा और दोनों अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। Here in the image you can see there are two processes involved that maintains the balance in nature. These two processes create a balance in nature. First one is photosynthesis, that is performed by the plants to make their food, and they provide food in the form of starch, that is glucose. Glucose is a form of starch and they provide oxygen to the animals. And animals, by the process of cellular respiration, they provide carbon dioxide to the plants for the process of photosynthesis. So you can see they are interdependent on each other. And these two processes are very important because they create a balance in nature between the plants and animals.